पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का ना तो चयन कर सकते और ना ही बदलाव कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और प्रगति उसके पड़ोसी राष्ट्र पर भी निर्भर करती है। दरअसल भारत इस मामले में शुरू से ही थोड़ा सा सौभाग्यशाली मालूम नहीं पड़ता है। भारत के पड़ोसी राष्ट्र ही समय समय पर उसके लिए चुनौतियां खड़ी करते नजर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दरअसल आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है तवांग में भी हाल फिलहाल में ही चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, हमारा मुद्दा वहीं रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। UPSC प्रीलिम्स स्पेशल ऑनलाइन बैच संस्कृति IAS परिवार आपके लिए लेकर के आई है। इस बैच में आप 2023 में जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको टारगेट करते हुए पूरे प्रीलिम्स के कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। 100% सिलेबस पूरा किया जाएगा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि जो 100 विद्यार्थी सबसे पहले एडमिशन लेते हैं उन्हें ऑनलाइन CSAT की पढ़ाई फ्री में दी जाएगी। समान अध्ययन की 500 से अधिक घंटे की आपकी क्लास है। 2 क्लास डेली का बेस पे हुआ करेगा। साथ में आपको PDF नोट्स भी दिया जाएगा और उसके अलावा आप अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए नियमित टेस्ट भी दे सकते हैं। ये सब यहाँ मेंशन किया गया है। अगर आप इसके फ़ी को देखें तो केवल 9,999 ही रखा गया है। बैच जो प्रारंभ हो रहा है तो कैलेंडर पर 19 दिसंबर मार्क कर लीजिए और समय रखा गया है सुबह के 8 बजे। जो शिक्षकों की टीम है वही संस्कृति IAS की खासियत है। मुखर्जी नगर के सबसे अनुभवी शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप इनके साथ जुड़ करके अपनी प्रारंभिक परीक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तवांग पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हाल फिलहाल में ही इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर दिया। दरअसल एक आर्टिकल आया था उस पर और वो है आवर रिस्पॉन्स टू तवांग। यानी कि तवांग जैसी घटनाएं जो अभी हाल ही में चीन और भारत के सैनिकों के बीच देखा गया, अगर ऐसी घटनाएं होती है आगे भी तो भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, भारत सरकार और भारत सेना की इस पर क्या तैयारी है, हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि मुद्दा क्या है इसकी। देखिए, भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये जो तवांग क्षेत्र है, यहाँ इसके यांगसे के करीब झड़प हुई थी अभी हाल में ही कुछ दिन पहले। चीन द्वारा भारत के तवांग क्षेत्र को लेकर के लगातार दावेदारी की जा रही है। अब मैं इसको जरा आपको एक मैप से दिखाता हूं। देखिए, यह जो क्षेत्र पड़ता है वो चीन का पड़ता है और यह क्षेत्र पड़ गया इंडिया का। यह जो क्षेत्र है यह तवांग का एरिया है। चीन के सेनाओं के द्वारा इसी क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया, जिसका भारतीय सैनिक ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये मैकमोहन लाइन है। दरअसल यह मैकमोहन लाइन वही लाइन है जो भारत और चीन की सीमा को बांटता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया है और इससे और समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अगले स्लाइड में देखते हैं आपको हम। ये देखिए, ये क्षेत्र पड़ता है वह जगह जहां पर चीन भारतीय क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देता रहा है। 3 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से अगर भारतीय सीमा की बात करें तो। एक तो पड़ता है हमारा जो अक्साई चीन वाला मामला। इससे पहले ये समझिए कि जो 1962 में जो वार हुआ था उसके बाद से ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। तो जो एक क्षेत्र पड़ता है ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखिए, LAC भारत और चीन की जो सीमा है वहां दिया गया है LAC, और यह जो एरिया पड़ता है वह है अक्साई चीन का। ये एरिया पूरा ये लद्दाख का रीजन है। और दूसरी तरफ देखें तो यह जो उत्तराखंड वाला रीजन है एक सेंट्रल में, और तीसरा जहां चीन अपना दावा करता है वह है अरुणाचल प्रदेश। दरअसल चीन का कहना है, चीन ने जब तिब्बत पे कब्जा किया और यहाँ पे जब अक्साई चीन पे, तो चीन का कहना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है यह तिब्बत का ही एक भाग है। लेकिन भारत सरकार इससे इनकार करती रही है, नहीं मानती रही है। यहाँ डोकलाम भी स्थित है जो आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा। जो डोकलाम का स्थिति है वह भूटान में पड़ता है। तो भारत और चीन दोनों ही सेनाओं की तानातनी यहाँ पे हो गई थी और यहीं पे कहीं पे यहाँ इस जगह पे तवांग का क्षेत्र पड़ता है। तो ये पूरी अवस्थिति है। आप देख सकते हैं कि चीन किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति को यहाँ पे लागू करता रहा है। यहाँ देखिए, 62 के युद्ध के बाद जो तवांग क्षेत्र से
चीन की सेना वापस चली गई थी, लेकिन जो अक्साई चीन पे उसका कब्जा था वो बना ही रहा। वहाँ पे ही LAC बना दिया गया और वह पर अक्साई चीन पे वह अपना कब्जा बनाए रखा है चीन। और 80 के दशक के बाद वह लगातार अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे सक्रिय हो गया। अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय होने का क्या मतलब है? सक्रियता का मतलब है कि वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा है, बस्तियाँ बसाने लगा है और मिलिट्री बेस तैयार करने लगा है, भारतीय सेनाओं के मूवमेंट पे नज़र रखने लगा है। ये हुआ सक्रियता में वृद्धि करना। ये 80 के दशक से हुआ है और हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि इसमें काफ़ी तीव्र गति से विस्तार किया है। चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छुपी नहीं हुई है। जो ये मैंने आपको बताया है ये दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तवांग की स्थिति। अभी जो हालिया मसला हुआ है ये तवांग को लेकर के हुआ है। तो तवांग की स्थिति क्या है इसको एक मैप से देख लेते हैं अच्छे से। देखिए पहले कहा मैंने कि ये तिब्बत है तो ये चाइना का एरिया पड़ता है और ये इंडिया पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ जो है ये भूटान है, ये भूटान है और यहाँ कुछ तवांग है ये। अब देखिए तवांग कितना महत्वपूर्ण है, ये सीमावर्ती इलाका पड़ता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है दरअसल अरुणाचल प्रदेश का, सीमावर्ती एरिया पड़ता है। यहाँ पे चीन चाहता है हम कब्जा कर लें, लेकिन भारत सरकार यहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती रही है। सच तो यह है कि पिछले कुछ समय में चीन ने भारत सरकार को एक ऑफर भी दिया था और वो ऑफर यह था कि आप हमें तवांग दे दो और हम आपको अक्साई चीन का हिस्सा दे देंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि यह दोनों ही क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो यह अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है तवांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तवांग का महत्व क्यों इतना है, बार बार चीन तवांग को लेकर के इतना इमोशनल क्यों दिखता है, इसको जरा जानते हैं। देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तवांग भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रखता है। पहला तो है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व का मतलब क्या है इसको इस मैप से देखिए। देखिए ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ से मैकमोहन लाइन गया, यहाँ से चाइना की सीमा, ठीक सीमा पर यह है। अगर चीन यहाँ आ जाता है तो भारतीय सेना के मूवमेंट पे उसकी नज़र होगी, भारत क्या कर रहा है वहाँ नज़र होगा, यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट पे उसका धीरे धीरे अधिकार बढ़ता जाएगा, उसकी विस्तारवादी नीति और भी सफल होगी। तो इसका एक असर जो आप देख रहे हैं सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है। ये रणनीतिक जिलों में से है, देश के जितने भी बॉर्डर पे लगते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से एक है ये तवांग। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इसका काफ़ी अधिक है, पर्यटन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बौद्ध धर्म, तिब्बत में भी बौद्ध धर्म है और जो अरुणाचल प्रदेश है तवांग है वहाँ भी बौद्ध धर्म ही देखा जाता है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह पवित्र स्थान है। क्यों? तो छठे दलाई लामा जो थे उनका जन्म तवांग में हुआ था और जो तवांग मठ है वह भी पड़ता है तवांग में ही, इसलिए पर्यटन के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। खास दूसरी बात, ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान है इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ वैज्ञानिक रह सकते हैं, अनुसंधान विभिन्न विषयों पर कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र का टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से यहाँ पे अनुसंधान अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। दूसरी बात क्या है कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए यह जगह बहुत ही अनुकूल है और आप जानते हैं कि आज के समय में मौसम की भविष्यवाणी सटीक होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, खेती के लिए हो और भी अन्य कारणों से। चलिए अब हम देखते हैं कि तवांग का चीन के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। हमने भारत के रूप में देख लिया, अब चीन का देखते हैं। सामरिक रूप से महत्व, जिस तरह से तवांग भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है ठीक वैसा ही चीन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं, देखिए चीन द्वारा भारत के चिकन नेक पर निगरानी में आसानी होगी। चिकन नेक पर अभी मैं बात करता हूं और विस्तारवादी नीति के क्रियान्वयन में भी सहायक होगा। अब देखिए ये चिकन नेक की बात की गई है, इस एरिया को जरा गौर से देखिए। यह एरिया जो पड़ता है, यानी कि अगर आप दिल्ली से चलते हैं उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल के इस क्षेत्र से अगर आपको नॉर्थ ईस्ट तक जाना है तो यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जिसकी चौड़ाई तकरीबन मात्र 26 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। अब इस रास्ते पे अगर यहाँ तवांग है, यहाँ पे तवांग है, यहाँ ये आ जाता है, यहाँ डोकलाम है, यहाँ पर भी विवाद कर रहा है, ये अगर चिकन नेक को अपने कब्जे में चीन ले लिया तो भारत का कनेक्शन जो है उसके नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे
चीन आ जाएगा और फिर चीन अपने विस्तारवादी नीति को नॉर्थ ईस्ट पर थोप सकता है, ये कर सकता है। तो इस तरह से उसका देखेंगे आप चिकन नेक को लेकर के काफ़ी उसका वहाँ इंटरेस्ट बना हुआ है उस क्षेत्र पे। चीन जो है सिक्किम तक के क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी तिब्बत मानता है। देखिए सिक्किम का ये हिस्सा है, अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं एक बार फिर से आपको इसको गौर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सिक्किम है, यहाँ पे चीन का मानना है कि यह हिस्सा भी तिब्बत का है और यह तवांग, यह पूरा हिस्सा वो मानता है कि तिब्बत का है, इसलिए उस पर अपना अधिकार जताता रहता है। निर्जातीय रूप से समानता, निर्जातीय रूप से समानता का क्या मतलब है? देखिए यह एरिया जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का है, यह चाइना है, यहाँ पे ये लोग जो हैं रूप, रंग, भाषा, इन सब की एक समानता है। तो चीन को लगता है कि यहाँ के रहने वाले निवासी एक जैसे और हमारे क्षेत्र के रहने वाले भी चीन के निवासी एक जैसे, इसीलिए यहाँ पे अधिकार करना आसान हो जाएगा। ये निर्जातीय समानता का कभी कभी जो क्षेत्रीय सीमा पे जो लोग होते हैं तो उस पर किसी देश को नुकसान भी हो सकता है। तो भारत थोड़ा सा वहाँ नुकसान में है, लेकिन इसका निजात क्या है, इससे ये देख लेते हैं। भारत और चीन के कुछ हालिया विवाद रहे हैं, जरा इस पर एक नज़र डालेंगे हम लोग। पहले देखिए एलएसी के 3 सेक्टर जो हैं, पश्चिम, मध्य और पूर्व। पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो अक्साई चीन है, मध्य वाला जो हमारा हिस्सा पड़ता है वो अरुणाचल, ये आपका उत्तराखंड का, और जो पूर्व वाला हिस्सा पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश का, जैसा कि हमने मैप में देखा था। अब देखते हैं कि कितने झड़प हुए हैं। 2015 में देखें, यह भारत सरकार का आंकड़ा है, 2015 में 400 से अधिक बार चीनी सेना ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण किया है। वहीं 2019 में 600 से अधिक बार अतिक्रमण किया गया है। डोकलाम ट्राई जंक्शन को हम एक बार अच्छे से देखेंगे। अभी भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 73 दिनों तक स्टैंड ऑफ रहा था। स्टैंड ऑफ का क्या मतलब है? डोकलाम में आप देखते तो भारत की सेना और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने आ गई थी। डोकलाम में विवाद भी हुआ था, कई सारे भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे, चीन की सेना भी मारी गई थी। अब डोकलाम ट्राई जंक्शन, एक बार आप इसको सही से समझिए, ये पड़ जाता है डोकलाम का एरिया, ठीक है। ये डोकलाम ट्राई जंक्शन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे 3 जंक्शन है, एक तो भूटान प्लस इंडिया प्लस चाइना, ये तीनों का इंटरेस्ट है। अच्छा इसको समझिए, ये डोकलाम जो है ये दरअसल भूटान के एरिया में पड़ता है और भूटान भारत के लिए बफर स्टेट का काम करता है, यानी कि चीन और भारत के बीच ही भूटान है। चीन को डायरेक्ट भारत तक आने से रोकता है। अगर डोकलाम पे चीन कब्जा कर लेता है तो वह भारत तक अपनी पहुंच डायरेक्ट बनाएगा और फिर उसे चिकन नेक तक पहुंचना आसान हो जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट को वो काट सकता है भारत से। ये उसकी पूरी प्लानिंग रहती है। तो यहाँ पर जो है डोकलाम ट्राई जंक्शन है, इसको ध्यान से देखिए, कभी कभी प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। यहीं पर सिक्किम है, सिक्किम के पास भारत का इंटरेस्ट है। यहाँ तक कि चीन ने भूटान को एक ऑफर दिया था कुछ समय पहले कि आप मुझे ये डोकलाम का हिस्सा दे दो, इसके बदले हम चीन का कुछ दूसरा हिस्सा आपको देंगे। लेकिन चूंकि भूटान सरकार का और भारत सरकार का मित्रतापूर्ण संबंध रहा है, इसीलिए भूटान ने ऐसा करने से मना कर दिया। चलिए अगली स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। हमने सभी विवादों को देख लिया, हम अब इस तरफ बढ़ेंगे कि संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। और जब हम समाधान की बात करेंगे तो प्रत्येक स्तर पर देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि घरेलू स्तर पर इसका क्या समाधान भारत ढूंढ सकता है इन सभी विवादों से बचने के लिए, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वह सिर्फ भारत ही नहीं, अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ उसका विवाद चलता आ रहा है। लेकिन भारत कैसे अपना बचाव कर सकता है? देखिए घरेलू स्तर पर सबसे पहले आधारभूत ढांचा और उससे फिर रोजगार उत्पन्न होगा। आधारभूत ढांचा जब हमारे दिमाग में आता है तो क्या हम समझते हैं? रोड प्लस वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, आज के समय में तो आप इंटरनेट वगैरह भी कह सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी के जितने भी साधन हैं आधारभूत ढांचा में आप उन्हें रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने का सीधा फायदा ये होता है कि वहाँ आप जिस भी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एक तो रोजगार वहाँ होगा, दूसरा है कि वहाँ तक पहुँच जो है काफ़ी सुगम हो जाएगी। चलिए एक मैप से मैं इस चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। भारत क्या कर रहा है? अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण कर रहा है। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये तिब्बत है चीन का हिस्सा और ये इंडिया पड़ता है, ये अरुणाचल का। यहाँ ये आप मान के चलिए ये जो है
रेड कलर में दिखा रहा हूं, ये मैक-मोहन लाइन है, ठीक है। यहां तक भारत क्या कर रहा है, ये मैक-मोहन लाइन के ठीक पैरेलल समानांतर तवांग, जहां पे अभी चीन ने अतिक्रमण किया था, तवांग से एक हाईवे का निर्माण कर रहा है। मैक-मोहन लाइन के ठीक पैरेलल देखिए, और एक हाईवे यहां विजयनगर तक ला रहा है, जो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाती है। अब ये अगर भारत हाईवे पूरा कर लेता है तो इससे होगा क्या, यहाँ जो सेनाओं के लिए राशन वगैरह की आपूर्ति है निर्बाध होगी, यहाँ सेना आवाजाही सुगमता से कर सकते हैं। उसके बाद जो चिकन नेक की मैंने बात किया, तो यहाँ से जब चिकन नेक से हम गुजरते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो हम अरुणाचल प्रदेश के सीमा से लगते हुए उसके आखिरी बिंदु तक जा सकते हैं। तो ये एक फायदा इस हाईवे से होगा। इतना ही नहीं, आधारभूत ढांचा के लिए भारत सरकार और भी कई काम कर रही है। आपने अभी सुना होगा उड़ान योजना के बारे में, 2015 में ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। उड़ान योजना, उड़े देश का आम आदमी, ये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी तैयार किया गया था, एयर कनेक्टिविटी। इसके तहत नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पे वायुयान की सुविधा दी गई, एयरपोर्ट्स बनाए गए, अरुणाचल में भी बना। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इन लोगों को रोजगार भी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ की एक बेसिक समस्या क्या है, मूल समस्या, कि यहाँ के जो भी युवा है अरुणाचल के, ये पलायन कर रहे हैं, और ये पलायन करके कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली में पहुँच जा रहे हैं। ये पूरी नॉर्थ अरुणाचल की ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की पूरी समस्या है। तो सरकार चाह रही है कि यहाँ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब यहाँ पर औद्योगिकीकरण हो, यहाँ पे कुछ विकास हो, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। तो सरकार अगर इस तरह से करती है, युवाओं को अपने पक्ष में फिर जोड़ सकती है, उससे राष्ट्रवाद का उद्भव होगा उनके बीच। उसके बाद चाइना या कोई और देश कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर आपके नागरिक ही अपने हैं तो कब तक वो घुसपैठ करते रहेंगे। तो ये सब फायदा है आधारभूत ढांचा और रोजगार पे काम करने का। फिर देखिए, शिक्षा और भाषा, भाषा का बहुत अधिक रोल होता है संस्कृति के लिए, कि भाषा अगर आपकी कैसी है। देखिए, ये जो मैंने पहले ही बताया था कि निर्जातीय एंगल मिलता है उनका, रंग रूप भाषा सभी चाइना से उस क्षेत्र के लोगों का, तवांग के क्षेत्र के लोगों का मिलता है। बहुत पहले से ही, लगभग 1-2 दशक से भारत सरकार इस पर कोशिश करती आ रही थी कि क्यों ना इन क्षेत्रों पे, अरुणाचल प्रदेश के जो ये क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए। तो स्कूल स्तर से ही, केंद्रीय विद्यालय से ही, नवोदय विद्यालय से ही, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई शुरू की गई। इंडियन आर्मी के द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी। और आपको जान के खुशी होगी कि आज की स्थिति अरुणाचल प्रदेश की यह है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पे, वहाँ का हर युवा, हर व्यक्ति आपको हिंदी भाषा में बात करते हुए नजर आएगा। तो इससे क्या होता है कि संपर्क बढ़ता है, भारत के बाकी क्षेत्र के लोगों का अरुणाचल प्रदेश के लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जान पहचान बढ़ेगी। उनका जो हमेशा एक शिकायत होता है कि यहाँ के लोग से हमारी मेल मुलाकात होती ही नहीं है, हमें अपना मानते ही नहीं है, इसमें जो दूरियां हैं वह कम हो जाएगी और इससे फायदा होगा। अच्छा, द्विपक्षीय स्तर पर भी ये बात हो सकती है। द्विपक्षीय स्तर पर जब बात होती है ना, तो सबसे पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आता है वह शिखर सम्मेलन। मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग में ऐसे शब्द आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो ये शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 राष्ट्राध्यक्ष जो सुप्रीम पावर होते हैं 2 नेशन के, वो आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करते हैं, जो मसला अनसुलझा हुआ होता है उसको सुलझाते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने ही थे, चुने गए थे, उसी वक्त चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं भी अभी, उनका दौरा भारत में हुआ था, गुजरात गए थे। और उसी बीच क्या हुआ था, वो भारत में थे ही, उसी बीच इधर चीन के सैनिकों ने अतिक्रमण कर दिया और उस वक्त से भारत का रिश्ता चीन के साथ खराब होता ही चला गया। और वो रिश्ता फिर शिखर सम्मेलन उस स्तर का अभी तक हो नहीं पाया है। तो अगर ये चीज़ें लागू की जाए फिर से, तो संभव है कि ये जो खाई बढ़ गई है इसमें कुछ दूरियां कम हो जाएगी। दूसरा, NSA स्तर पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, चीन के जो हैं, तो उनके स्तर पे भी बातचीत लगातार जारी है। डोकलाम में भी ये देखा आपने, लगभग 25 दौरे की बातचीत हो चुकी है दौर की, और फिर डोकलाम का मुद्दा तो सुलझ भी गया है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में जो विवाद हो रहा है,
तो एनएसए और सेना के पदाधिकारियों के स्तर पर भी लगातार बातचीत चल रही है और चलती भी रहनी चाहिए। भारत को तो कम से कम कोशिश करते ही रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति मजबूत करने का क्या मतलब है? देखिए, भारत सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सदस्यता की मांग करता आया है। अभी हाल ही में तवांग का जो मुद्दा हुआ था, ये तवांग का जो मुद्दा हुआ है, चीन के द्वारा घुसपैठ हुआ है भारत में। आपको अगर ध्यान हो तो यूएसए, अमेरिका ने बिना भारत के कुछ कहे हुए, बिना कुछ बताए हुए भारत का समर्थन किया है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारत की मजबूती ही तो है। कई यूएन के विषयों पर वोटिंग में भारत को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है, भारत के कई पड़ोसी देश जो हैं या उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, भारत को आज दरकिनार नहीं कर सकते हैं। एक मजबूत स्थिति में भारत उभर कर आ रहा है। अगर यह स्थिति उसका बरकरार रहता है तो चीन का मनोबल इससे गिरेगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता जब भी हम कहते हैं, इसका यह मतलब है चीन के सापेक्ष में देखें तब भी, बाकी राष्ट्रों में भी, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार घाटा की बात आप देखिए। चीन के साथ आप किसी भी वित्तीय वर्ष में देखेंगे, भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है किसी भी वित्तीय वर्ष में। तो इस व्यापार घाटा को अगर कम करना है चीन के साथ, तो क्या करना पड़ेगा? आयात को कम करना पड़ेगा और निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही ये होगा तो व्यापार घाटा कम होगा, भारत की आर्थिक निर्भरता मजबूत होगी, इसकी संकल्पना। दूसरी भी एक चीज़ देखें आप, तो भारत खुद में एक बहुत बड़ा बाजार है। सभी राज्यों को देख ले, इतना बड़ा संघ का ये देश है, इतना बड़ा संघ है ये। सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODP लागू कर रही है। सभी जिले एक एक प्रोडक्ट को लेकर के आगे आ रहे हैं। आप देखते होंगे GI टैग मिल रहा है लगातार। हाल फिलहाल में केरल के फिर से 5 उत्पादों को भी GI टैग दिया गया है। 17 वहाँ के GI टैग हो गए हैं। काफ़ी, अभी मिथिला मखाना को देखा होगा आपने, मिला है GI टैग। तो ये क्यों ये सब किया जा रहा है? ताकि जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है वह तेज़ी से अब बढ़ सके। भारत सरकार जो है मेक इन इंडिया की संकल्पना लेके आई है, ताकि अब भारत में ही निर्माण हो वस्तुओं का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम जोर दे सकें। क्या हुआ कि हमने एग्रीकल्चर पे काम किया और हम जंप करके सर्विस सेक्टर पे चले गए। ये जो गैप हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, अब इस पे बात की जा रही है। तो इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ती चली जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कहने का मतलब है भारत आज जो अपने हथियारों का अधिक से अधिक आयात करता है, जरूरी है कि वो स्वदेशी हथियार का उपयोग करे, यही हथियारों का निर्माण हो। हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा नौसेना में, वायुसेना में तोप हैं या फिर हेलीकॉप्टर हैं, स्वदेशी निर्मित होकर के शामिल किए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी को भी आधुनिक हथियारों से लैस करने की ज़रूरत है। तो ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। तब ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब सामने आपके चीन जैसे शक्तिशाली देश हों। अब आइए, इन सभी मुद्दों पे हमने बात कर लिया है, एक एक करके सभी टॉपिक देख लिया है। इन्हीं सभी टॉपिक से मिला के एक प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको खुद ढूंढना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। नामग्याल ल्हासे मठ, ठीक है, असम में स्थित है। कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा, उससे आप सही आंसर ढूंढ पाएंगे। मैकमोहन रेखा भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करती है। डोकलाम भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन मैंने बताया था 3, ये देखिए, तो आप देख लीजिए क्या ऐसा ही है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। आप देख लीजिए कि आप में इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जो भी लगता हो आपको, 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D। जो भी विकल्प आपको सही लगे, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, ओपन है, आप वहां अपना आंसर डालिए। इस टॉपिक पे आपको और भी जानकारी चाहिए, आपके पास कुछ जानकारी है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये तो चर्चा का आज हमने अंत कर लिया है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो इस विषय वस्तु पर हमने जितनी भी परिचर्चा की है, आपके पठन पाठक को और भी समृद्ध करने में यह उपयोगी होगी। हम अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।